एकदम लाइट्स ऑफ. Hello, excuse me. बाजी थोड़ा पीछे. Thank you, sir. The book being done, I would request Javed sir to hand over the first copy to our President Guru Nanak Khalsa College Alumni Association, Kalsi Sahab. Baby Sahab. To the in charge director, Jasbir Gaur madam. Of course, to our elder brother Virji Ramesh Ji Talwar, who is the editor of Sagar Yara. The next copy I would request it to be handed over to our vice principal, Madam Sangeeta Belvi. Thank you. I would now request our President Guru Nanak Khalsa College Alumni Association, Sardar Satinder Pal Singh Ahuja, to come and to read the books written by Sagar Sarhadi ji. The Bagh-e-Sagar Yara is today more vibrant as we resolve to carry this flag and spirit for more poets and lyrics writer to join us. I must add here that this Sagar Yara would have not come to light or existence without the help and participation of the Ramesh Talwar family. Thank you very much. are eagerly awaiting Javed Saab to speak about Sagar Sarji Saab and his long association. In fact, this particular seminar hall has been witness to a lot of people coming here, be it Shabana ji, be it Mahesh Bhatt Saab and others. The starting point of all the events here was the Kaifi Azmi centenary, which we celebrated in 2019.
and from then on, longer time. So that if you sit, you will be speaking more. Principal Sahab, Vice Principal Madam, all the dignitaries, खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूं कि आपने इस जलसे में मुझे बुलाया। मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। खालसा कॉलेज इतना क्रेडिबल और रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन, उसके अलावा सागर सरहदी साहब सागर सरहदी साहब से और खालसा कॉलेज से मेरा एक अजीब रिश्ता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहली फिल्म में स्क्रीन प्ले लिखा था, उसके डायलॉग राइटर खालसा कॉलेज के एक स्टूडेंट थे, गुलजार साहब। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहली पिक्चर में गाने लिखे हैं, उसके स्क्रिप्ट राइटर खालसा कॉलेज के एक स्टूडेंट थे, सागर सरहदी। तो दूर का ही सही मेरा रिश्ता जरूर कुछ है खालसा कॉलेज से। सागर साहब से जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, तो ना मैं राइटर था, ना मैं पोएट था, ना मैं लिरिसिस्ट था। मैं शायद 22 साल की उम्र थी मेरी, और असिस्टेंट आके लगा था। 2 साल हो गए थे मुझे फिल्म इंडस्ट्री में भी। 65 में आया था, ये बात 67 68 की। एक हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, सचदेव साहब, ज्ञान सचदेव साहब। वो अटला सचदेव जो बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी, उनके एक्स हस्बैंड थे। हस्बैंड कब थे ये मुझे नहीं मालूम, ये मेरे आने से पहले की बात है। मैं जब आया बम्बई में तो वो एक्स हस्बैंड थे। तो वो हमारे बहुत उम्दा और बड़े मेहरबान आदमी थे। तो उनके हम लोग कुछ कॉमन फ्रेंड्स से हम जाया करते थे, और वहाँ सागर साहब से उनकी बहुत दोस्ती थी, ज्ञान सचदेव साहब की। तो वहाँ सैटरडेज को संडेज को उनसे मुलाकात होती, और बहुत बार सागर साहब से हमने उनके अफसाने जो पढ़ के सुनाते थे, हम लोग सब बड़ी अकीदत और मोहब्बत से सुनते थे, वो हमने सुने। हमें तो मालूम नहीं था कि आगे इस तरह का भी कोई रिश्ता बनेगा कि वो स्क्रिप्ट लिखेंगे और मैं गाने लिखूँगा। मैं तो उसको शायरी भी नहीं करता। ये सागर साहब का जो थिएटर में नाम है और जो उनके प्लेज हैं, उसके बारे में मैं समझता हूँ शायद आप में से अक्सर मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे। मुझे भी एक दुख हुआ, आज मैं जब आ रहा था तो मैंने कहा भाई कोई बात मिस हो गई होगी, चलो देखते हैं। तो मैंने गूगल भी किया सागर साहब के लिए, और ये विकिपीडिया, उनकी सारी फिल्मों की डिटेल्स है, लेकिन उनके प्लेज और उनके अफसानों का जिक्र नहीं। ये दुनिया ऐसी है, जो चमक दमक जहाँ होती है वहाँ देखती है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है और उसको आप देखिए कि उसमें डाला जाए। उन्होंने प्लेज लिखे, इंतहाई कामयाब हुए। उन्होंने फिल्में लिखी, इंतहाई कामयाब हुई। फिल्म इंडस्ट्री के वो बड़े रिस्पेक्टेड राइटर में से थे, बड़े कामयाब फिल्में लिखी। ऐसा होना नहीं चाहिए था, बहुत गलत हुआ। सागर साहब जैसे लोग इतने कामयाब नहीं होते जितने सागर साहब हुए। एक आदमी जो अपने अच्छे से अच्छे वक्त में इतना उसका नाम हो, शोहरत हो, लेकिन उसका फ्रेंड सर्कल वही उसके तबाह हाल गरीब लिखने वाले दोस्त हों, उसे कोई दिलचस्पी ना हो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से। वो अपना काम करे, घर चला जाए, किसी से मिले मिलाए नहीं, मिले तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, मेरे काम करे तो अपनी शर्तों पे। तो इस तरह के बददिमाग लोग जो हैं भाई, और बड़ी एक बीमारी होती है ना खुददारी, तो वो उनको बहुत शदीद थी। तो ऐसे लोग जो हैं वो पता नहीं कितना टैलेंट हो तब कामयाब होते हैं, कि बावजूद इसके कि इस आदमी में शराफत भी है, इस आदमी में लॉयल्टी भी है, इस आदमी में खुददारी भी है, उसके बाद भी अगर ये कामयाब हो रहा है तो इसके मतलब है कि इसके टैलेंट में बेपनाह ताकत थी कि लोग ये कसूर माफ कर रहे हैं। ये एक पूरी खेप थी। मैं जब आया था तो ये प्रोग्रेसिव राइटर थी, उसमें तो मुकाबलतन ये
छोटे बच्चे थे, इनसे सीनियर भी मौजूद थे। मतलब यकीन नहीं आता था कि एक शहर में एक साथ इतने लोग हैं। कृष्ण चंद्र, रायन सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, साहिर विद्यानवी, सरदार जाफरी, फिर इनसे यंगर जानिसार अख्तर, उसके बाद जो यंगर जनरेशन थी उसमें जो चमके हैं दो लोग, एक सागर साहब और एक गुलजार साहब। ये लोग, हर एक का लिखने का अंदाज अलग रहा होगा, हर एक की अप्रोच अलग होगी, लेकिन एक चीज इनकी कॉमन थी और वही इन्हें मुमताज करती है, वही इन्हें प्रोमिनेंस देती है और वही हमारे दिलों में उनके लिए जगाती है, वो है इंसान दोस्ती। सागर साहब ने जो लिखा थिएटर के लिए या फिल्म के लिए, उसके लिए कॉम्पिटेंट राइटर होना तो जरूरी है, लेकिन अच्छा इंसान भी होना जरूरी, इसलिए कि जो उनके कैरेक्टर में जो सेंसिटिविटी, जो ह्यूमैनिटी, जो विकार, जो डिग्निटी, स्वाभिमान आया है, वो कहाँ से, आसमान से थोड़ी उतरता है, निकलता। राइटर जब लिखता है तो लिख तो वही सकता हूँ जो उसके अंदर हो। और एक स्टेज होती है, मुझे कभी कभी लगता है कि क्रिएटिविटी जो है, एक आपका कॉन्शियस माइंड है, एक आपका सब कॉन्शियस माइंड है, जिसमें पता नहीं क्या क्या चला गया, आपको खुद ही नहीं मालूम, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो कभी कभी आप पे मेहरबान हो जाता है, कुछ दे देता है और आप हैरान हो जाते हैं कि कहाँ से आ गया। जैसे मुल्कों के बीच में नो मैन्स लैंड होता है, वैसे ही कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में भी नो मैन। और असली शायरी और असली प्रोज, राइटिंग, क्रिएटिविटी, अच्छी धुन, अच्छे बोल, अच्छी तस्वीर, पेंटिंग, वो सब उस नो मैन्स लैंड पे बनती है, जहाँ कुछ सबकॉन्शियस में है और कुछ सबकॉन्शियस बता रहा है क्या करो। नूरी तो असल में हमारे दोस्त रमेश तलवार साहब की फिल्म थी, तो उसमें जो डायलॉग है, जो हीरो उस पिक्चर का है, फारूक शेख ने रोल अदा किया था, वो मर रहा है, लड़की मर चुकी है, और एक डायलॉग है, चलिए ये किस्सा भी तमाम हुआ। ये कैसे लिख सकता है आदमी? ये जुमला ध्यान में आएगा कैसे? ये जब बेध्यानी हो तब आएगा, ये ध्यान से नहीं आ सकता। तो सागर साहब की मैं मिसालें देता हूँ, लेकिन कितनी बार आप लोग तो वाकिफ हैं, उनके यहाँ जो एक काम चल रहा है, परफेक्ट क्राफ्ट अजीब बात है। एक तरफ इमेजिनेशन है आपका, फैंटेसी है, इमोशन है, फीलिंग्स है, उसी दिमाग में दूसरी तरफ क्राफ्ट है, जो क्राफ्ट बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, कैलकुलेटेड, साइंटिफिक, सर्जिकल, और ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं जो एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है, लेकिन ये राइटर के दिमाग में दोनों चीजें साथ चलती हैं। सागर सरहदी थिएटर के लिए लिखना बहुत मुश्किल काम है जनाब, फिल्म के लिए फिर भी आसान है। एक फिक्स फ्रेम है, 25 मजबूरियां हैं आपकी, वहां तो आप जो चाहिए फिक्स लिखा दीजिए, जहां चाहिए कट कर लीजिए, जहां यही है। अब इसमें बताओ, दुनिया की सारी कहानी सुना दो, इसमें मुश्किल काम है। कैरेक्टर्स के पास मूवमेंट की इतनी जगह है, लोकेशन नहीं है, आप जाके अपना प्ले स्विट्जरलैंड नहीं ले जा सकते, यही होगा। इम्पेकेबल क्राफ्ट सागर सरहदी की, जहां थिएटर का होता है, इम्पेकेबल। और उस इम्पेकेबल क्राफ्ट के अंदर जो पूरी सर्जिकल है, कैलकुलेटेड है, हिसाब के साथ है, ऐसे भोले, ऐसे स्पॉन्टेनियस, ऐसे खोए हुए, ऐसे इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स, फीलिंग, डायलॉग, ये कैसा अजीब कॉम्बिनेशन है जो क्या मिलता है। ये जो हमने किताबें देखी, मुझे शेर याद आया, रियाजत वही है जो रियाज है, कहते हैं ना म्यूजिक में रियाज। ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। तो ये जो है,
ये आदमी जो ऐसा लिख रहा था, ये आदमी जो ऐसे सोच रहा था, जो एक एक लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल करता था, ये ऐसे ही थोड़ी होता है। बहुत इंटेक चाहिए, उसके पीछे बहुत रियाज चाहिए। हम लोग तो आज दुनिया में क्या हो गया है, टैलेंट की कमी नहीं, सिंसियरिटी की कमी है। हम हर चीज में चाहते हैं 4 इजी लेसन में सब हो जाए, क्रैश कोर्स चाहिए हमें मोक्ष में भी। आजकल जो हमारा लेटेस्ट न्यू स्पिरिचुअलिज्म है उसमें मोक्ष 4 इजी लेसन में मिलता है। तो कहीं आपको मेहनत नहीं करनी है, वक्त नहीं लगाना, ध्यान नहीं देना, अपने आप को खोने को तैयार नहीं आप उसके लिए। ये वो लोग थे जिन्होंने इतना पढ़ा, इतना सीखा, बरसों तक। वो बरस तो हमने थोड़ी देखे, हमने तो वो देखा है जो उन्होंने किया। मगर इसके पीछे जो किताबें निकल रही हैं, ये किताबें सजाने के लिए घर नहीं लाए थे, सजाने के लिए भी आती हैं किताबें। हमारे शहर में बड़ा कमाल का शहर है, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, कि जहाँ इंटीरियर डेकोरेटर आपके घर में किताबें रखता है। नहीं है, हकीकत है, आप इसे फनी समझे मगर ये हकीकत है कि इंटीरियर डेकोरेटर ड्राइंग रूम के पर्दे कैसे हैं, सोफे का रंग क्या है, उसके हिसाब से किताबें ला के रखता है। 8-10 द्वारा एक उनकी सबकी स्पाइन एक रंग की होती, बड़ी अच्छी लगती है। और एक ज़माने में ये बहुत पॉपुलर थी, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, वो ब्राउन कलर की होती थी, चमड़े का कलर, और फर्नीचर आमतौर से ब्राउन होता है तो बहुत अच्छा मैच करता है। ये बात अजीब सी लगती है मगर ये सच है। तो ऐसे लोग जो इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से जीते हैं, जैसे सागर साथी है, तो मतलब अजीब लोग हैं। और मुझे खुशी है कि सजीव आदमी को मैं जानता था, और मुझे एक बात पे कई बार मैंने उनको जब पढ़ता था या सुनता था तो मुझे रश्क होता था, वाह क्या लाइन लिखी है। चाहे वो सिलसिला हो, चाहे कभी कभी हो, तो लाइन है उसमें, वो आइकॉनिक लाइन। लेकिन आज भी मुझे उन पर बहुत रश्क हो रहा है कि जिस इंस्टीट्यूशन में एक इंसान पढ़ा था, जहाँ एक स्टूडेंट था, वो इंस्टीट्यूशन उसकी अजमत को, उसकी ग्रेटनेस को इस तरह से तस्लीम कर रहा है और इस तरह से इज्जत दे रहा है। इससे बड़ी बात क्या होती है? बाहर तो लोगों ने सिर्फ उन्हें बड़ा देखा है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन, इस इमारत ने, दीवारों ने सागर सरहदी को बड़ा होते ही देखा है। तो मैं मुबारकबाद सागर साहब को भी देता हूँ और इस इंस्टीट्यूशन को, खालसा कॉलेज को भी देता हूँ आज के जलसे के लिए। शुक्रिया। ये भूमिका लिखी है गुलजार साहब ने। सागर यारा, बस ऐसा ऐसे बुलाते हुए अच्छा लगता है। दोस्त बड़ा ग्रामर सा निकला हुआ लफ्ज लगता है। यारा में एक सरहदी पुकार है, पठान ऐसे ही बुलाते हैं, उस पर पंजाबी लहजा। बातों में गालियां यूं पिरोते हैं जैसे गेंदे के फूल पहना रहे हों। ये दोनों खूबियां सागर में बाकमाल थी। सन 51-52 में हम खालसा कॉलेज में मिले थे। उससे अफसाने और ड्रामों का शौक था, मुझे कुछ शायरी और अफसानों की लत हुई थी। कॉलेज में पढ़ाई कम करते थे और लिटरेचर के बहस मुबाहिसों में ज़्यादा वक्त कटता था। प्रोफेसर राइटर एसोसिएशन और पंजाबी साहित्य सभा दो अहम अड्डे थे हमारे। मुसलसल लिखते रहना एक मशगला था। एक बार सागर से पूछा मैंने, किस तरफ ज़्यादा ध्यान दूं मैं, अफसाने या शायरी? मूंगफली फांक के बोला, तुम शायरी क्या करो। मैंने पूछा, तुमने नज़में पढ़ी है मेरी? बोला, नहीं, अफसाने पढ़े हैं। ये लतीफ़ा हमेशा हमारे बीच कायम रहा। जब फिल्मों में गए तो वे डायलॉग लिखने लगे,
मैं गाने लिखने लगा। एक थे श्री झुनझुनवाला, उन्हें फिल्मों के मंसूबे बनाने का बहुत शौक था। एक थे पीडी सुनायक, मंजरनामे लिखते थे। एक थे वेदपाल, हारमोनियम पर धुनें बजाया करते थे। एक सागर था और एक मैं था। बेकारी के दिनों में हमें 100 रुपए की एक नौकरी मिल गई। वालकेश्वर रोड पर शाम के 1-2 घंटे के लिए झुनझुनवाला के मकान पर जाते, कुछ ख्याल आराई करते और महीने के आखिर में 100 रुपए लेकर चौपाटी के पास क्रीम सेंटर नामी एक रेस्टोरेंट में तब जाकर दावत उड़ाते। पहले सागर लड़कियों से शर्माता था, बाद में लड़कियां उससे शर्माने लगी। ये वो जमाना था जब हम तय कर चुके थे कि लिखाई पढ़ाई ही हमारा कैरियर है और कुछ नहीं करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई कम होती गई और लिखाई बढ़ती गई। याद ही नहीं कि कॉलेज में हम पास हुए कि नहीं। मैं नहीं हुआ, मुझे याद है। सागर का रोमियो जानता होगा। रमेश सागर का भतीजा है, बचपन से उसे रोमियो ही बुलाता था। बड़ा होकर रमेश तलवार के नाम से थिएटर करने लगा। अच्छी बातों फिल्में भी बनाई। उसने सागर की सारी सामग्री जमा की है और 25 अफसानों की एक किताब तैयार कर ली है। सागर कई सदियों याद रहेगा लोगों को, मुझे और थोड़े सालों तक, जब तक हूँ गुलजार साहब। आप थोड़ा सा आपकी अपनी अरे नहीं अभी नहीं, वो बहुत सुनना चाहते थे, उन्होंने उससे कहा सुनना चाहते हैं। ये जो है ये वो पोएट्री है जो इस वक्त के लिए है, और 2 ऐसी पोएट्री जो सुन के सब लोग वाह वाह कर डालेंगे। आप जी सर प्लीज। सर इरशाद। ये एक नज्म सुना देता हूँ। ये मौका नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा शायरी सुनाने का, कोई दूसरी बात है, वही यादें हम देखते हैं, ज़्यादा अच्छा है। अंधेरे का समंदर, जहां तक भी नजर जाए अंधेरे का समंदर है। उफक तक क्षितिज होराइजन, उफक तक और उफक के पार भी शायद यही बस एक मंजर है। अंधेरे का समंदर ही समंदर है। अंधेरे के समंदर में ये एक छोटे से नुक्ते के बराबर एक जजीरा है, रोशनी का एक जजीरा है कि जिस पे हम खड़े हैरा परेशा देखते हैं और जिधर देखें हर एक समत और हर एक जानिब बस एक तारीक पानी है कि जिसमें ऊंची और मगरूर लहरें उठ रही हैं और इधर यूं बढ़ रही हैं जैसे कोई हाथियों की फौज है कि ये जजीरा रौंदने को है। हर एक मौज आकर साहिल पर जब अपना तन पटकती है तो साहिल का कोई कमजोर हिस्सा टूट के साहिल से कटता है। जजीरा पीछे हटता है, सिमटता है। जमीन कम हो रही है, जमीन नम हो रही है, जमीन पैरों तले धंसने लगी है। अंधेरे के समंदर की हवा हम लोगों पे हंसने लगी है। तो क्या खामोश यूं ही डूब जाने का इरादा है? मगर कैसे भुलाओगे कि सूरज के उजालों से तुम्हारा कोई वादा है। तो फिर अब देखते क्या हो? चलो इन कश्तियों की रस्सियां खोलो, समंदर में उतरते हैं। कहीं तो रोशनी की भी जमीनें होंगी, उनको ढूंढने, अगर हो सके तो ये अंधेरे का समंदर पार करते हैं और इस कोशिश में जीते हैं तो जीते हैं, जो मरते हैं तो मरते हैं। वाह।
खुशी शुक्ला, सपना, मृणाल, सपना, मृणाल, आर्या तावड़े, श्रद्धा भरत, कुणाल साप्टे, अभिषेक पुरोहित, मयूर तांबे, श्रेयस बर्वे, भाग्येश नायक, वरदा मोदक, यश अपराध। बात क्या होती है? Essence of repartees and other things. Okay. To cut a long story short, Ramesh ji. Thank you very much, Avtar Gul साहब. Welcome. अमर गढ़ साहब आइएगा प्लीज. इंद्रजीत सिंह, इंद्रजीत सचदेव, राजेश्वरी प्लीज बी हियर. Videkar madam, please come over. डॉक्टर तलवार साहब. ये डॉक्टर तलवार है, मेरा छोटा भाई 8 साल से. रितेश पांडे, स्वप्निल, दीपक पांडे, बद्रीनाथ, रवि, सुहास बने, जाओ भाई. रफीक बगदादी साहब, द हिस्टोरियन, समर्थ,